Yes guys, welcome back. Now we are going to start with the marathon revision session of Ind AS 105 non-current assets held for sale and discontinued operation. काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है and it will not take much time for us to cover up this quickly. तो सबसे पहले तो सर हमें ये समझना है कि Ind AS 105 कब एप्लीकेशन में आएगा, right? When exactly can I say a non-current asset is held for sale? Now basically when I talk about a non-current asset, so it is either a property, plant and equipment, correct, or it is an intangible asset, right? So basically non-current assets means what? It is either a property, plant and equipment, or it is an intangible asset, or it is an investment property, correct? तो अगर इनमें से कोई भी non-current asset अगर आपने एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया और उसको इमीडिएटली बेचने के लिए रख दिया, तब जाकर Ind AS 105 की जो है वो एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. तो क्या बोला मैंने? इट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इट इज इमीडिएटली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल. तो आप उसको इमीडिएटली बेचना चाहते हो, तो बट ऑब्वियसली Ind AS 105 में और भी दूसरे कंडीशंस है, बट प्राइमरीली ये स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन का बेसिक लॉजिक यही है. यू हैव अ नॉन करंट एसेट आइदर ऑफ Ind AS 16, 38 और 40 and it is held for sale immediately, retired from active use and held for sale immediately. तो जब हम बोलते हैं held for sale, तो management intends to recover the carrying value of the asset primarily from its sale rather than continuing use. Obviously use करके हमको उससे कुछ रिकवरी नहीं करनी है, इसको बेचकर ही हमें इसकी कैरिंग वैल्यू रिकवर करनी है. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. नाउ देयर आर सर्टेन एक्सक्लूजन्स. डेफर्ड टैक्स एसेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप, प्लान एसेट्स अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, financial assets, biological assets and rights under insurance contracts. So these are the 5 areas where the standard does not apply. So a non-current asset which is recognized under Ind AS 16, 38 and 40 shall be classified as held for sale under Ind AS 105 if. So these are the two main conditions. अगर ये दो conditions आपका बैठ गया तो आप बोल सकते हो कि आपका जो asset है, non-current asset है, that is held for sale. Condition number 1, the asset is held for sale immediately in the present condition. Obviously इसको हमें elaborate करना है, मतलब अभी के अभी जिस कंडीशन में एसेट है उसको उसी कंडीशन में हम बेचने वाले हैं, राइट? मतलब अभी सर मैं उसमें थोड़ा रिपेयर कराऊंगा, उसको रीपेंट करूंगा, उसमें रिफर्बिशमेंट करूंगा, करेक्ट, उसमें कुछ और चेंजेस करूंगा, फिर मैं बेचूंगा, तो Ind AS 105 अप्लाई नहीं होगा. Why? Because it is not held for sale in the present condition. And secondly, the sale is highly probable. The sale is highly probable को भी अपने को थोड़ा सा डिटेल में elaborate करना है, because it contains satisfaction of 5 to 6 points. तो अगर वो 5-6 conditions बैठते हैं तो ही आप बोल सकते हो कि the sale is highly probable, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं held for sale immediately in the present condition. So when can I say that the asset is held for sale immediately in present condition? Sir, point number 1, an asset held for sale in near future cannot be classified. तो मैंने वही बोला ना, immediately, अभी के अभी बेचना है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं ना अभी एग्जिस्टिंग एक 500 स्क्वायर फीट के ऑफिस में ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी हम लोग है ना एक नया ऑफिस में शिफ्ट करने वाले हैं, तो हम नया ऑफिस ढूंढ रहे हैं. जैसे ही हमको नया ऑफिस मिल जाएगा ना, उसके बाद सर हम पुराना वाला ऑफिस बेच देंगे, ठीक है. तो नाउ द पॉइंट इज, पुराना वाला ऑफिस अभी के अभी बेच रहे हो क्या? सर नहीं, पहले नया वाला मिलेगा ना सर, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम पुराना वाला बेचेंगे. मतलब फिर आप उसको नियर फ्यूचर में बेचने की बात कर रहे हो, तो अभी Ind AS 105 उस ऑफिस स्पेस के लिए अप्लाई नहीं होगा. सेकेंडली, एन एसेट वाइटली यूज्ड इन एन ऑनगोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस कैनॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अनलेस द एसेट इज इंटेंडेड टू बी डिस्पोज्ड अलोंग विद द ऑनगोइंग ऑर्डर. मतलब ऑलरेडी कोई एसेट्स है, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर में यूज हो रहा है, राइट, कुछ उसमें प्रोडक्शन का काम चालू है, बराबर है, और हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ये ऑर्डर हमारा डिस्पैच होगा उसके साथ साथ ये मशीन भी रवाना कर दिया जाएगा. मतलब अब इस मशीन को हमें यूज करना नहीं है, बट ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन चल रहा है तभी तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका. तो जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके साथ साथ हम लोग उस एसेट को भी रवाना कर देंगे. अपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है? एन एसेट वाइटली यूज्ड इन एन ऑनगोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. तो अगर ऑनगोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो एसेट कैन नॉट बी हेल्ड फॉर सेल, बट if the asset is intended to be disposed along with the ongoing order, तो ongoing order के साथ साथ इस asset को भी रवाना करेंगे, तो फिर हम बोल सकते हैं it is held for sale in the immediate present condition. And thirdly, the asset is expected to be disposed immediately or promptly without any modification or refurbishment.
मतलब जैसा है सर वैसे ही बेचो, हम इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह करने वाले नहीं है, सेम कंडीशन में इसको रवाना कर दिया जाएगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है टू से दैट योर एसेट इज हेल्ड फॉर सेल इमीडिएटली इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो एसेट इमीडिएटली अभी बेचना है, नियर फ्यूचर में नहीं। अगर कोई ऑनगोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोडक्शन का साथ साथ ही एसेट को भी रवाना कर दिया जाएगा, एसेट को भी निकाल दिया जाएगा, तो यू कैन से दैट इट इज हेल्ड फॉर सेल। एंड थर्डली द एसेट इज टू बी डिस्पोज्ड इन द सेम कंडीशन इन विच इट इज विदाउट डूइंग एनी मॉडिफिकेशंस और रिफर्बिशमेंट, तो ही आप उसको बोल सकते हो इट इज हेल्ड फॉर सेल इमीडिएटली इन द प्रेजेंट कंडीशन। अब अगला पॉइंट है, व्हेन कैन आई से दैट द सेल इज हाईली प्रोबेबल। सर यू कैन से अ सेल इज हाईली प्रोबेबल if the following conditions are met. Now what are the conditions? Sir, point number 1, appropriate level of management is committed to the plan. मतलब सर किसी मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट ने जिसके पास अथॉरिटी है उसने ये प्लान अप्रूव किया है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं एक जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, राइट, मैं अपने प्यून को बुला के बोलता हूँ भाई ये एसी है ना बेचने का है, खोल इसको, बेचने का है। बोलेगा साहब आपको किसने बोला? अरे मैं बोल रहा हूँ। बोले साहब आपके पास अथॉरिटी है? नहीं। तो सर आप क्यों बोल रहे हो मेरे को? अथॉरिटी तो एडमिन वाले के पास है, अगर मेरे को एडमिन मैनेजर या एडमिन हेड बोलता है तो मैं करूंगा। मतलब ही इज दैट प्रॉपर मैनेजमेंट गाय हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड एज टू विच एसेट इज टू बी केप्ट एंड व्हाट इज टू बी सोल्ड। तो ऐसे स्पेसिफिक मैनेजमेंट के पर्सन ने इसको सैंक्शन दिया है, दैट इज पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई अ बायर इज इनिशिएटेड, मतलब बायर ढूंढने का काम चालू हो गया, राइट। वी हैव इनिशिएटेड अ प्रोग्राम, हम लोगों को बोल रहे हैं, हम रोज अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे हैं फॉर सेल वगैरह, करेक्ट। हमने बायर ढूंढने का प्रोसेस चालू कर दिया, करेक्ट। थर्डली हम एसेट को मार्केट भी कर रहे हैं, बट एट अ प्राइस विच इज रीजनेबल विद इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मालूम है कि एक एसेट है जो मार्केट में 100 रुपए में बिक सकता है सर, करेक्ट, और आपने उसको फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे ही रखा है या 102 पे बेचने रखा है या 98 पे बेचने रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि इट इज रीजनेबल विद द फेयर वैल्यू। बट अगर समझो आपके एसेट की फेयर वैल्यू 100 रुपए है और आप उसको 125 में बेचने के लिए बैठे हो, तो फिर हम लोग बोलेंगे द सेल इज नॉट हाईली प्रोबेबल बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली मार्केटिंग योर एसेट विच इज इक्विवेलेंट टू इट्स फेयर वैल्यू। पॉइंट नंबर 4 सेज द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर। बट इसमें आगे भी हम पॉइंट सीखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रीजंस जो है मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है, इसकी वजह से अपना जो सेल है वो बियॉन्ड 12 मंथ्स भी जाता है। तो ऐसे केस में भी स्टिल यू कैन कंसिडर इट एज सेल इज हाईली प्रोबेबल, बट एज पर द स्टैंडर्ड द रूल इज कि 12 महीने के अंदर अंदर यू आर एक्सपेक्टिंग कि सेल कंप्लीट हो जाएगा। देन लास्टली सिग्निफिकेंट चेंजेस और विड्रॉवल फ्रॉम द प्लान इज हाईली अनलाइकली। मतलब आप है ना सर विड्रॉ नहीं करोगे, आप उसको वापस एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट नहीं करोगे, इट इज हेल्ड फॉर सेल ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ। So if all your points are satisfied, I'm saying all your points are satisfied, you can say that the sale is highly probable. तो appropriate level of management ने हाँ बोल दिया है, उसने प्लान पास कर दिया है, active program to identify a buyer, then you're marketing your asset at a price which is reasonable with your fair value. The sale is expected to be completed within 12 months and there is no plans of backing out. So if all these 5 conditions are met, you're good to go to say that the sale is highly probable. तो आपके 2 conditions है, the asset is held for sale immediately in the present condition and followed by the sale is highly probable. If these 2 conditions are met, you're good to go to classify your asset under Ind AS 105. Now next point is, what about a disposal group? So disposal group is nothing but a CGU, जो हम लोग ने ऑलरेडी Ind AS 36 में पढ़ा है। तो अगर आप नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में अगर बात करोगे तो वो लोग क्या बोलते हैं कि a non-current asset is either an individual asset or it is the disposal group which you have held for sale, correct? So here the disposal group is nothing but the group of asset which are expected to be disposed by the enterprise in a single transaction. So basically हम slump sale की बात कर रहे हैं यहाँ पे। A liability will also form a part of your disposal group if it is directly related to the asset. Now the point is, आप एक asset को भी held for sale में classify कर सकते हो, एक पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ एसेट को भी हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सेल ऑफ एसेट इज डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ्स। अभी मैं आपको बोल रहा था कि अगर 12 महीने के ऊपर डिले हो रहा है तो क्या मैं एसेट को 105 में क्लासिफाई कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, इफ द डिले इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज।
अभी जैसे वो कोविड वगैरह आ गया, उसमें लॉकडाउन लग गया, 6 महीने तक कुछ हलचल नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई ऐसे एरिया में सिचुएटेड हो जहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई अर्थक्वेक हो गया या फिर कोई फ्लड हो गया, करेक्ट, उसके वजह से 3-4 महीने तक सब ऑपरेशंस ठप हो गया है, बंद हो गया है, तो ऐसे केस में द थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट. तो इन सच केस you can still classify the asset as held for sale, but subject to one more condition: there is sufficient evidence that the enterprise is committed to the selling plan, right. मतलब अभी भी आप बेचने के लिए बैठे हो, मतलब अभी भी आप एक्टिवली बायर ढूंढ रहे हो, आप अभी भी उसी प्राइस पे मार्केट कर रहे हो जिस विच इज इक्विवेलेंट टू द फेयर वैल्यू. अभी जैसे 1 साल पहले मैंने 100 रुपए में बेचने को रखा था, बट आज उसकी फेयर वैल्यू ही 90 रुपीज है, तो आज आप 100 पे नहीं बेच रहे हो, आज आप 90 या मे बी 88 पे बेचने को रखे हो. So this shows that you have sufficient evidence to prove that you are still sticking to the plan, और आप अभी भी उसको बेचने की बात कर रहे हो, right? Then investment in subsidiary intended for disposal, ये हम लोग ऑलरेडी बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशंस में भी हम सीख चुके हैं. डिस्पोजल ऑफ द सब्सिडरी. तो गाइस सब्सिडरी के डिस्पोजल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट एंड पार्शियल डिस्पोजल. कंप्लीट डिस्पोजल मतलब जितना भी स्टेक्स है आपके पास, आपने सब कुछ बेच दिया, सो देयर इज ऑब्वियसली लॉस ऑफ कंट्रोल, राइट. बट इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजल, अगर आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लॉस कर दिया है, मतलब आपके पास जो वोटिंग पावर है दैट इज नाउ लेस देन 50%, तो यू हैव लॉस्ट योर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इट इज अ केस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल. तो इन दैट केस यू विल क्लासीफाई द सब्सिडरी एज हेल्ड फॉर सेल, बराबर है. बट on the other hand, when the controlling interest is retained, that is the voting power is still greater than 50%, then it is not classified under 105. So 105 में एक सब्सिडरी कब क्लासीफाई होगा, जब आपने उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लूज कर दिया है, तो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर Ind AS 105 एज हेल्ड फॉर सेल, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट, अबेंडेंड एसेट. कैन एन एसेट विच इज अबेंडेंड बी क्लासिफाइड अंडर Ind AS 105? अबेंडेंट मतलब हमने उसको साइड में फेंक दिया है, यूज ही नहीं करते हम उसको. तो स्टैंडर्ड बोलता है सच एसेट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी क्लासिफाइड अंडर 105, क्योंकि सर हमने अबेंडन किया है, हेल्ड फॉर सेल नहीं रखा है. There's a difference between the two. Then asset held for exchange or distribution to shareholders. So if you are planning to exchange an old asset with a new one, or you are going to distribute the asset to the equity shareholder in lieu of their dividends or anything like that, so in that case it can be classified under Ind AS 105. तो 105 में इस asset को classify किया जाएगा. Then asset exclusively acquired with a view of subsequent disposal, मतलब खरीदा ही है बेचने के लिए. तो ऐसा बहुत बारी होता है कि हम एसेट खरीदते हैं और उसको बेचने के लिए रखते हैं. तो बहुत लोगों का ये काम ही होता है कि लाइक खरीदो, कुछ छोटा मोटा चेंजेस करो उसमें, बट देखो अभी इसमें कैसा है कि आपने खरीदा, छोटा मोटा चेंजेस किया, बेच दिया, और ये आपका धंधा है, तो वो तो इन्वेंट्री हो गया. तो ये आपका बिजनेस नहीं है सर. यहाँ पे आपने कुछ एसेट ऐसे खरीदा, बट आपने खरीदते उसका इंटेंशन हो गया कि यार इसको खुद यूज करने से बेच देना चाहिए. तो इट डजंट मीन दैट इट इज एन इन्वेंट्री फॉर यू, राइट. सो एन एसेट on its initial recognition can be classified under 105. मतलब जैसे ही आपने एसेट अक्वायर किया, इनिशियली उसको 16, 38 और 40 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्टली 105 में रिकॉर्ड करेंगे. इफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर बेच दोगे. एंड इवन दो द एसेट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल रेडीली, मतलब उसके ऊपर आप छोटा मोटा कुछ काम वाम करने वाले हो, पेंटिंग, रिफर्बिशमेंट, मॉडिफिकेशन, तो वो काम आपका 3 महीने में खत्म हो जाएगा. दैट इज व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज. सो इनिशियल रिकॉग्निशन पे आप सीधा सीधा एसेट को 105 में डाल दोगे. बात समझ रहे हैं आप? देन मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स व्हेन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. तो सर अगर मैंने एक एसेट को 105 में क्लासिफाई कर दिया, तो उसको मेजर कैसे करूंगा? तो सर सबसे पहले तो जिस दिन आपने एसेट को हेल्ड फॉर सेल कर दिया, उस दिन से एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद. करेक्ट? नो फर्दर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज. पॉइंट नंबर 1. And point number 2, it will be measured at lower of WDV or NRV. Means basically हम उसके ऊपर impairment ही check कर रहे हैं. Correct? So मतलब कैसे होता है सर? As on that date, पहले आप लोग को अपना depreciation वगैरह जो भी है वो चार्ज कर लेना है. Correct? And अगर उस दिन पे कोई impairment का condition है, तो अगर indicator है तो impairment भी कर लेना है. क्योंकि क्या है, VIU और NSP whichever is higher में आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो. फिर उसके हिसाब से आप अपना इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे. फिर इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद तो देखो कैसे होगा. ऑलरेडी आपकी बुक्स में कुछ तो WDV है, पहले आप डेप्री लेस कर लो. फिर अगर कुछ एग्जिस्टिंग उस दिन पर इम्पेयरमेंट है तो वो भी लेस कर लो.
फिर आप लोग पहुंचोगे WDV पे और इसको आप कंपेयर कर लो NRV से, विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से जो भी लोअर होगा दैट विल बी द वैल्यू एट विच यू आर गोइंग टू कैरी योर एसेट अंडर इंड AS 105। तो करना क्या है सर, जिस दिन आपने क्लासिफाइज हेल्ड फॉर सेल किया उस दिन तक का डेप्री लगा दो। उस दिन पे अगर आपके पास रिकवरेबल वैल्यू है तो WDV और रिकवरेबल वैल्यू को कंपेयर करो, और अगर समझो इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट चार्ज कर लो। फिर उसके बाद जो WDV आएगा आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट, जो भी WDV बचेगा उसको कंपेयर करो NRV के साथ, विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो। बात समझ रहे हो, मतलब टेक्निकली 2 बार इम्पेयरमेंट आ सकता है। सो नो फर्दर डिप्रिसिएशन, measure at lower of carrying value of asset or fair value less cost to disposal, that is NRV as per Ind AS 113 fair value determine होगा। Now fair value minus CTS, that is your NRV, is less than carrying value of the asset, the difference is to be immediately charged to P&L, that is impairment loss। but अगर आपका fair value minus cost to sell is greater than carrying value तो कुछ भी difference account करना नहीं है, profit record नहीं करना है। and on each balance sheet date, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने क्लासिफाइज हेल्ड फॉर सेल किया और उसके बाद बैलेंस शीट डेट आ गया और बैलेंस शीट डेट पे एसेट अभी तक बिका नहीं है, एसेट अभी भी आपके पास ही है, तो आपको उसका वैल्यूएशन में वापस चेंजेस लाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा सर, एज ऑन 31 मार्च जो भी आपका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है उस पर आपको अपने एसेट को मेजर करना है, कंपेयरिंग विद द कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर। बराबर, मैंने कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी डाले यहाँ पर। सो देखिए क्या बोला है, ऑन ईच बैलेंस शीट डेट such asset should be continued to be measured at lower of A carrying value और B fair value minus cost to sell। अब ये जो carrying value होगा ना बेटा, ये जो बुक्स में रिकॉर्डेड है वो वाली carrying value नहीं, हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल carrying value as on the date of classification, उसी के साथ कंपेयर करना है। वो मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको अभी मालूम पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर। हमें ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू को ही एज ऑन टुडे का जो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है उससे कंपेयर करना है, तो अपने को पता चलेगा विच एवर इज लोअर पे कैसे वैल्यूएशन होगा। नाउ इफ देयर इज अ फॉल इन फेयर वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू विल बी इमीडिएटली चार्ज टू P&L, एंड इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू क्रेडिट टू P&L टू द एक्सटेंट इट वाज अर्लियर डेबिटेड। तो जितना आपने पहले डेबिट किया है उससे ज्यादा क्रेडिट आप कर नहीं सकते, मतलब यू हैव टू बेसिकली रिवर्स योर लॉस। अब ना एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ऑन 1 Feb 23। तो उस दिन पे ना सर हमारी कैरिंग वैल्यू 500 रुपए थी और NRV 400 थी, तो हमने ऑब्वियसली 400 पे वैल्यू किया और 100 रुपए का लॉस हमने P&L में बुक कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है 425। अब मैं आपको गेम बताता हूँ, अभी फिलहाल बुक्स में रिकॉर्डेड किस पे सर, 400 पे रिकॉर्डेड है। 400 या 425 विच एवर इज लोअर। आप लोग बोलोगे सर 400 लोअर है, मैंने कुछ नहीं करना है, बट सर आपका फेयर वैल्यू बढ़ चुका है, बराबर है। 25 रुपए से फेयर वैल्यू बढ़ चुका है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल जो रिकॉर्डेड है बुक्स में, उसको अगर आप नए वाले फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे ना, तो विच एवर इज लोअर में आपका आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको हमेशा कंपेयर करना होता है ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू। तो भैया ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू 500 है और आज NRV कितनी है सर, 425। तो 425 लोअर है, आपको 425 पे वैल्यू करना है। इसका मतलब जो एसेट 400 पे रिकॉर्डेड है उसमें आपको 25 रुपया और एडअप करना है और गेट इट टू 425। समझ रहे बात को। सो 25 रुपीज शुड बी क्रेडिटेड टू P&L एंड एसेट विल बी नाउ कैरिड एट 425 रुपीज, बराबर है। फिर समझो अगला बैलेंस शीट आ गया 31 मार्च 2024, तो अभी तक बिका ही नहीं है और उस दिन पे फेयर वैल्यू है 520। तो ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू 500 और आज NRV कितना है सर, 520, मतलब 500 पे आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो एसेट 425 पे खड़ा है उसमें 75 रुपया और ऐड करो, 500 पे पहुंचोगे। तो 75 रुपीज शेल बी क्रेडिटेड टू P&L। तो पहले जो आपने 100 रुपया डेबिट किया वो पूरा 100 रुपया क्रेडिट हो गया था, पहले 25 और अब 75, राइट। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। सारे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल विल बी प्रेजेंटेड अंडर करंट एसेट, मतलब आई वुड से विच आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट एसेट्स, राइट। उसका एक अलग हेडिंग बनता है NCA हेल्ड फॉर सेल करके और उसके अंदर करंट एसेट्स में उसको पोस्ट कर दिया जाता है। नाउ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो Ind AS 10 का इसके साथ क्या लेना देना है।
तो सर कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो एसेट बेचने का डिसीजन है वो लिया बैलेंस शीट डेट के बाद, बट ऑब्वियसली बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा क्या? मतलब देखिए, डिसीजन फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट इज टेकन आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल, तो विल दिस बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट? आंसर इज नो, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्योंकि अगर आपको क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल करना है तो आपको 31 मार्च को ही कर देना है। बात समझ रहे हो? तो इसमें आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, therefore no change in the measurement and presentation on the balance sheet date. However, such decision will be required to be disclosed in the notes to accounts. Right? So this decision of classifying the asset as held for sale should be taken by 31st March. अगर आपने बैलेंस शीट डेट के बाद इस डिसीजन को लिया तो ये कभी भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं बनेगा। इट इज अ प्योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, राइट? देन मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। तो सर डिस्पोजल ग्रुप का मेजरमेंट कैसे होता है? सर जैसे आपका इंडिविजुअल एसेट का मेजरमेंट होता है वैसे ही डिस्पोजल ग्रुप का भी होता है। इट इज लोअर ऑफ सम ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज। मतलब इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। दिस इज व्हाट कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, करेक्ट? और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द एंटायर ग्रुप, व्हिचएवर इज लोअर। So if the fair value is lower than carrying value, मतलब यहाँ पे impairment हो गया। तो सर वही logic, impairment loss will be distributed to all the assets in the CGU or disposal group in the proportion of their carrying values. So difference should be charged to P&L as impairment loss and will be written off from each asset in the disposal group in the proportion of their carrying value, which is same as impairment of CGU. कुछ फर्क नहीं है सर, सेम है। ये disposal group खाली नाम का disposal group है सर, हकीकत में it is nothing but CGU. That's it, right? Now what if you withdraw from the plan? What if I withdraw from the disposal plan? तो सर अगर आप withdrawal कर रहे हो सर कोई दिक्कत नहीं है। You have to again reclassify the asset to non-current asset, बराबर है? And at what value? The value is nothing but उसका आज तक का जितना भी डेप्री आपने चार्ज नहीं किया ना वो पूरा का पूरा चार्ज करो और जो कैरिंग वैल्यू होगा वो वापस लेके जाओ 16, 38, 40 में, राइट? मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले हेल्ड फॉर सेल किया, मतलब 2 साल से उस पर डेप्री चार्ज नहीं हुआ है, करेक्ट? तो जो ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू 2 साल पहले था, बराबर है, उस पर 2 साल का डेप्री चार्ज करो, जो भी कैरिंग वैल्यू आ जाएगा वो कैरिंग वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए। और अगर वो कैरिंग वैल्यू आपके बुक्स के साथ मैच नहीं करता है तो डिफरेंस आपको P&L में एडजस्ट कर देना है, राइट? तो क्या बोलता है देखो, ऑन द डेट ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम द प्लान ऑफ डिस्पोजल बाय द मैनेजमेंट द एसेट विल बी रिक्लासिफाइड टू 163840 and measured at lower of carrying value of the asset on the date of classification under Ind AS 105 less the depreciation or amortization up to the date of withdrawal, बराबर है? और the recoverable value, मतलब you have to put Ind AS 36 also in between, तो उसका recoverable value से भी कंपेयर कर लो। बट प्राइमरीली सर हम लोग यही देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसकी कैरिंग वैल्यू होगी, बराबर है, ओरिजिनली अगर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते तो कैरिंग वैल्यू ढूंढ लो और आज अगर जो भी उसकी रिकवरेबल वैल्यू अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर कर लो। अगर इंपेयरमेंट है तो चार्ज करो, नहीं है तो कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करके आगे बढ़ो। बात समझ रहे हैं आप? चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। नाउ गाइस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नाउ ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, राइट? और इसके ऊपर कुछ खास एग्जाम में हम क्वेश्चन ज्यादा देखते नहीं है। नाउ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज नथिंग बट सिमिलर टू योर AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ऑपरेशन बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, राइट? तो बेसिकली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज आइदर डिस्पोज्ड और क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। मतलब बंद हो चुका है और इसको या तो आपने बेच दिया है या तो आपने बेचने के लिए रखा है। Now the component of an enterprise is what? Component means separate part, correct? Separate segment of the enterprise. So separate major line of business or geographical location which enterprise intends to dispose pursuant to a single plan. Subsidiary intended for immediate sale after acquisition is also a component which is called as a discontinued operation. A component of an enterprise should be distinguished operationally and for financial reporting purpose. तो सर एक component कब बनता है? जब वो आपके enterprise के दूसरे part से अलग है, मतलब उसके operations अलग है, उसका finances अलग है, आप उसको अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी कर सकते हो, करेक्ट? उसका धंधा अलग है, उसका ऑपरेशंस अलग है, मींस इट इज आइदर अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और अ एंटायर एरिया ऑफ ऑपरेशन।
और आपने उसको क्या किया है, उसको बंद कर दिया है, और या तो आप उसको ऑलरेडी बेच चुके हो, डिस्पोज कर चुके हो, या फिर आपने बंद करके उसको हेल्ड फॉर सेल किया है। बात समझ रहे हो? तो वो एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा। तो सर ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं उनका क्या प्रेजेंटेशन हमको करना होता है? तो सर सबसे पहले अगर मैं पी एंड एल की बात करूं तो पी एंड एल में कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को अलग कर दो, राइट? दोनों को अलग कर दो। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। Tax thereon should be also presented separately or any gain or loss on disposal requires a distinct presentation। तो उसको P&L में अलग कर दो सर। सबसे पहले तो टैक्सेस अलग कर दो। और जनरली क्या होता है सर, एक ऑपरेशन हम डिसकंटिन्यू क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो लॉस मेकिंग होता है। प्रॉफिटेबल तो कोई बंद करता नहीं है, लॉस मेकिंग है इसके लिए बंद करते हैं उसको। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का भी वही है सर। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर टू बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। एंड ईपीएस की भी अगर हम बात करें तो कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस भी अपने को अलग से कैलकुलेट करना होता है। तो एग्जाम में अगर अपने को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पे क्वेश्चन आता भी है तो वो आपको उसी पे आता है कि क्लासीफाई वेदर इट इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और नॉट। मतलब आपको सिचुएशन देके वो पूछेंगे आपसे कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या नहीं है। तो उसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपने बंद कर दिया है एंड आइदर यू हैव डिस्पोज्ड इट, मतलब ऑलरेडी आप उसको बेच चुके हो, या फिर आपने बंद कर दिया है और उसको बेचने के लिए रखा है। इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो इंड AS 105 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन डिस्पोजल ग्रुप। द डिस्पोजल ग्रुप इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एंड यू कैन सी यू हैव अ गुडविल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, और इसका कैरिंग वैल्यू दिया है एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट एंड कैरिंग अमाउंट एज रीमेजर्ड इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। करेक्ट? तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। और बैलेंस शीट डेट पर 16,000 की वैल्यू है और कैरिंग अमाउंट इमीडिएटली बिफोर एज हेल्ड फॉर सेल इज 14,900। सो आई कैन डेफिनेटली सी अ डिफरेंस ऑफ 1100 ओवर हियर। तो क्या बोल रहे देखिए, the entity should recognize further, उसने क्वेश्चन का पार्ट है, the entity should also recognize the loss of 1100 in accordance with applicable Ind AS immediately before classifying as held for sale. The entity estimated the fair value less cost to sell of the disposal group amounting to rupees 13,000। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये 1100 रुपए का जो इम्पेयरमेंट है वो आपको पहले चार्ज करके लेना है। करेक्ट? उसके बाद फिर आपका जो एसेट का फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है दैट इज 13,000, मतलब फिर वापस 1900 रुपीज का इम्पेयरमेंट आपको देखने मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, एज ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल 14,900 पे वैल्यू ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड होगी, राइट? क्योंकि 1100 का लॉस आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो और आज आपकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है 13,000। तो 1900 का इम्पेयरमेंट लॉस आपको आगे और देखने मिल रहा है यहाँ पर। करेक्ट? तो इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर तो हम लोग को अलग से इम्पेयरमेंट करना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इन लोगों का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड उसका इम्पेयरमेंट कवर कर लेता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी वैल्यूड एट नॉट मोर देन देयर रिकवरेबल वैल्यूज। तो इन पर तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं आएगा। तो सर जो 1900 का जो इम्पेयरमेंट है वो पहला पूरा गुडविल के सामने कटेगा, फिर 400 रुपया जो बचा है वो पीपीई और बिल्डिंग में जाएगा इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैरिंग वैल्यूज, राइट? सो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो लोग, since the entity has classified the disposal group as held for sale, it should measure it at the lower of 14,900 and fair value less cost to sell 13,000, which comes to 13,000. So 13,000 is the lower value. Then the entity should recognize impairment loss of 1,900 when the disposal group is initially classified as held for sale. The inventory and investment is measured as per Ind AS 2 and 109. So obviously उसके ऊपर आगे कोई impairment होगा नहीं. So the impairment of 1900 is allocated to remaining assets in the proportion of their carrying value other than inventory and investment in equity instruments. So this is illustrated as follows. तो पहले देखिए उन्होंने पहला पूरा का पूरा impairment loss गुडविल के सामने काटा है और उसके बाद पीपीई और बिल्डिंग में in the proportion of 40:57 which is 165 and 235 which they have rounded off obviously, right? Firstly the impairment loss reduces the amount of goodwill and then the remaining impairment loss is recognized to other assets pro rata based on the carrying amount.
Then this is the extra part. Now I wonder why institute has given this extra part. वो अपने मन से लिख दिया उन्होंने, अपने को एग्जाम में जरूरत नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल सपोज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज इंक्रीज एंड इट इज एस्टिमेटेड टू 15,500, बढ़ गया. The maximum impairment loss reversal will be 1900, being cumulative impairment loss recognized earlier. But out of this impairment loss, actual में तो खाली 400 ही होगा, क्योंकि 1500 तो गुडविल था, वो रिवर्स हो नहीं सकता है. So reversal of impairment loss is not allowed on goodwill, as it will lead to recognition of self-generated goodwill, which is prohibited under Ind AS 38. So ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है. देन एक और क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 3. ये रिवर्सल के ऊपर है, मतलब आपने रिक्लासिफाई कर दिया. एस लिमिटेड परचेज्ड अ प्रॉपर्टी फॉर 6 lakhs on 1st April 21. The useful life of the property is 15 years. On 31st March 23, S Limited classified the property as held for sale. The impairment testing provides the estimated recoverable value to be 4,70,000. The fair value less cost to sell on 31st March was 4,60,000. On 31st March 2014, the management changed the plan as property no longer met the criteria for held for sale. The recoverable amount on that day was 5 lakh. Value the property on 31st March 23 and 24. तो सर सबसे पहले अगर मैं 23 की बात करूं तो उस दिन आपने उसको क्लासीफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, बराबर है. तो सबसे पहले तो आपका 6 लाख रुपए का एसेट है और 2 साल हो चुका है, करेक्ट, और 15 साल का आपका लाइफ है, तो आपका डेप्रीसिएशन बैठेगा 40,000 पर एनम. तो 2 साल का अगर आप डेप्री माइनस करते हो तो एज ऑन 31st मार्च आपकी कैरिंग वैल्यू आएगी 5,20,000. कितनी आएगी? 5,20,000. दैट इज 6 लाख माइनस 80,000 ऑफ डेप्री, 520 आएगा. और रिपेयर इम्पेयरमेंट के हिसाब से आपकी रिकवरेबल वैल्यू है 470. तो इसका मतलब आप लोगों को 50,000 का इम्पेयरमेंट लॉस उसी दिन पे चार्ज करना पड़ेगा एंड एसेट आ जाएगा 4,70,000 पे. बट फर्दर सिंस यू हैव क्लासिफाइड इट एज हेल्ड फॉर सेल, यू हैव टू वैल्यू इट एट लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और एनएसपी, दैट इज एनआरवी. तो आपकी कैरिंग वैल्यू 470 है और उस दिन पे आपकी जो नेट सेलिंग प्राइस है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इज 460, मतलब और 10,000 का इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा. मतलब टोटल 50 और 10 60,000 का इम्पेयरमेंट आपको चार्ज करना पड़ेगा और आपकी एसेट जो है वो 4,60,000 पे वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट. सो ऑन 31st March नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल विल बी रिकॉर्डेड एट 4,60,000. ये तो बात हो गई फर्स्ट ईयर की. अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में आप लोग ने बोला है कि हम लोग नो लॉन्गर मेट द क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर सेल, मतलब हमें उसको वापस उसके ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा, बराबर है. तो अगर एसेट 4,70,000 पे ही रहता, बराबर है, और आप उसके ऊपर बचे हुए 13 साल में अगर आप डेप्रीसिएशन करते तो 4,70,000 डिवाइडेड बाय 13 तो 36,154 का डेप्री आता. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कैरिंग वैल्यू 4,70,000 माइनस 36,154, आज उसकी कैरिंग वैल्यू होती 4,33,846. बट रिकवरेबल वैल्यू कितनी दी है? 5 लाख रुपए. मतलब आपको अपना एसेट 433,846 पे वैल्यू करना है, बट ऑलरेडी बुक्स में 460 पे खड़ा है, बराबर है. तो जो डिफरेंस है वो आपको लॉस बोल के बुक करना पड़ेगा. तो 460 माइनस 433,846, तो 26,154 का लॉस आपको अभी पीएनएल में बुक करना पड़ेगा, करेक्ट. सो एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ 26,154 शैल बी चार्ज टू पीएनएल और आप वैल्यू करोगे 433,846 पे. अच्छा क्वेश्चन है, राइट. सो दीज वर द 2 questions which I wanted to discuss from Ind AS 105. So with this, I'll conclude the marathon revision session of Ind AS 105. Thank you very much.